Welcome to all of you in the second lecture of number system. In the first lecture, we have already discussed about how a number initiate in our language, in the world. Today we will discuss some more concepts about the number system, about the sets. So once I replay here the slides, in the last lecture we have discussed all of these things. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। तो आपने देखा था कि नंबर सिस्टम की जो शुरुआत हुई थी वो हमने बताया कि स्टार्टिंग टाइम में लोग जो भेड़ बकरियां चराया करते थे उनके द्वारा शुरुआत हुआ था, ऐसा मानना है। पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इस बात पे मुहर लगाता है, इस बात को बहुत ही कठोरता के साथ मानता है कि हाँ यही सत्य है, और यहीं से जो है सारे नंबर सिस्टम की शुरुआत हुई थी। लास्ट लेक्चर खत्म करते समय हम लोग कार्डिनल वर्ड पे पहुंचे थे। कार्डिनल मतलब जब भी किसी बात को काउंट करना हो, सपोज कर लीजिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, सपोज कर लीजिए कि आपके पास स्काई में स्टार्स हैं, उन सबको काउंट करना है। तो काउंटिंग करने के लिए आपको किसी न किसी एक मैनर का, एक प्रोसेस का जरूरत पड़ेगा। बाय एनी मैनर जब भी हम किसी बात को काउंट करना चाहेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग कुछ न कुछ असाइन करना पड़ेगा। तो जिस बात को असाइन करते हैं उसी को हम लोग कार्डिनल बोलते हैं। जिसको हम लोग पहला असाइन किए, दिस इज द फर्स्ट कार्डिनल। सो हियर 1 इज द फर्स्ट कार्डिनल, 2 इज द सेकंड कार्डिनल, 3 इज द थर्ड कार्डिनल, 4 इज द फोर्थ कार्डिनल। एक्चुअली हमारा ये जो नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर सिस्टम, इसमें जितने भी नंबर्स आते हैं इनको कार्डिनल बोला जाता है। क्योंकि जब हमारे गणित की शुरुआत हुई तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि अब चलो अपना एक निर्णय तय कर लिया कि अब जिसको भी काउंट करना रहेगा अब हम लोग नेचुरल नंबर के द्वारा ही काउंट करेंगे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आएगा, पहला नेचुरल नंबर उसको असाइन कर देंगे, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है दूसरा असाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से काउंटिंग को हम लोग करते हुए चले जाएंगे। और अगर हम लोग ये सारा काम कर पाएंगे, असाइन करते जाएं और सबको काउंट कर डालें, तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ऐसा सेट काउंटेबल बनेगा। तो नेचुरल नंबर सिस्टम से आप लोग बचपन से परिचित हैं। 1 2 3 4 5 6 कहाँ जाएगा, बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड एबव पता नहीं कहाँ जाएगा, है ना। तो हम लोग जानेंगे कि कुल कितने हैं, इसमें कुल कितने नेचुरल नंबर हैं। क्या कितने नेचुरल नंबर हैं, इस बात को डिनोट करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल सिंबल है, मैथमेटाइजेशन फॉर्म में या नहीं। और अगर सिंबल है तो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिंबल कौन है। दूसरी बात, नेचुरल नंबर सिस्टम का नाम नेचुरल इसलिए है क्योंकि हमने कहा था कि जो नंबर्स हैं वो कार्ड ने बनाए, हमने नहीं कहा था, क्रॉनकर ने कहा था। और भी बहुत सारे मैथमेटिशियनों का सेम कथन है, गास ने भी यही बात कहा था। तो सभी लोगों ने इस बात को माना है। इसके बाद हम लोग सेट ऑफ इंटीजर की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब धीरे धीरे नंबर की शुरुआत हुई, और आपने उस दिन रिपोर्ट में भी देखा था बीबीसी के, कि जब यहाँ पर छोटे में से बड़े नंबर को माइनस करना पड़ा तो यहाँ पर ऋण का जो कंसेप्ट चलता था भारत में, उसी कंसेप्ट को आगे चल करके एक्सटेंड कर करके हम लोगों ने यहाँ पर ऋणात्मक नंबर बनाया, निगेटिव नेचुरल नंबर बनाया। तो आप बचपन से जान रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर along with 0 is called set of integer, ठीक है। यहाँ पे हमने जो पीछे हम साइन लगाते हैं ऐसे z लिखते हैं, why we denoted the set of integer by z, जबकि यह इंटीजर से i से शुरू हो रहा है। इंडिया के कुछ राइटर i भी लिखते हैं, लेकिन आप जब भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज पढ़ेंगे या किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ z ही मिलेगा। एक्चुअली जर्मनी का एक टर्म है जेंट्रम, उसी जेंट्रम से बना हुआ है इंटीजर। वहाँ पे जेंट्रम का मतलब होता है इंटीजर, ओके। तो सेट ऑफ इंटीजर को इसीलिए हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो एग्जैक्ट जो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है हमने यहाँ पे लिखा है। आप देखिए रेशनल नंबर होता क्या है, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, ऊपर वाला जो है ये कहाँ से आता हो, इंटीजर से आता हो। मतलब ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, 0 हो सकता है पक्का, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, जेड से आ रहा है। जबकि जो डिनोमिनेटर है ना
वो कहाँ से हमने लिया है, नेचुरल नंबर के सेट से लिया है। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर के सेट में कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए जब आप P अपॉन Q फॉर्म में लिखेंगे कोई नंबर तो नीचे हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, बिकॉज वी हैव टेकन हियर Q फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरी बात, ये P और Q जो है इसका GCD 1 होना चाहिए, है ना। GCD 1 का मतलब जैसे अगर आपसे कोई कहे कि 2/4 सर एक रेशनल नंबर है और 1/2 भी एक रेशनल नंबर है, ऐसे जो है 3/6 भी एक रेशनल नंबर है, तो कहने का मतलब हम इनको रेशनल नंबर नहीं करेंगे, पहले आप उसको रेशनलाइज कर लीजिए, जितना कट पीट है सब कुछ कर लीजिए, उसके बाद जब ओरिजिनल फॉर्म में बदल गया तब हम कहेंगे अब ये वाला जो है रेशनल नंबर है। समझ में आया। तो देखिए, किसी भी नंबर को जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, P इंटीजर हो, Q नेचुरल नंबर हो, दोनों का GCD 1 हो, और दूसरी बात इसमें जीरो भी जो होता है रेशनल नंबर होता है, तो जीरो को 0/1 फॉर्म में हमने अलग से लिख लिया है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि GCD जो होता है 0 और 1 का, कुछ आथर मान लिए हैं कि GCD ऑफ ए नंबर विद 0 इज ऑलवेज 1, लेकिन कुछ लोग डिफाइन नहीं मानते हैं, इसीलिए हमने 0 को अलग से यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछेगा रेशनल नंबर क्या होता है तो आप बताएंगे अ नंबर ऑफ द टाइप P अपॉन Q इज सेड टू बी रेशनल नंबर वेयर P बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, द डिनोमिनेटर Q बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द GCD ऑफ P एंड Q शुड बी 1 एंड 0 इक्वल टू 0/1। पक्का। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, Q से। सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं Q से, और ओरिजिनल जो Q आपका है ना, जिससे डिनोट किया जाता है, ये वाला हमने जो बना रखा है ना Q, आप ऐसे बनाएंगे तो ये आपका जो है ये ओरिजिनल है, ऐसे ही लिखा जाता है सेट ऑफ रेशनल नंबर को। ठीक है, हमारा एक प्रश्न है, सेट ऑफ रेशनल नंबर Q को Q से क्यों डिनोट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, Q को Q से क्यों बुलाते हैं। ठीक है, सोचिए रेशनल नंबर में नाम शुरू है R से, आप Q से डिनोट कर रहे हैं, तो कुछ तो फिलॉसफी होगी। व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड द नेम, बिहाइंड द सिंबलाइजेशन Q whenever the name is started with the rational number capital R। so इसको हम आप लोगों को समझा सकते हैं ऐसे। आप लोग इक्विवेलेंस क्लास जानते हैं, हम लोग बहुत बार इक्विवेलेंस क्लास बनाए हैं, पार्टीशन खूब किए हैं। जब किसी सेट में आप जानते हैं कि जब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी हो जाता है तो आप जानते हैं उस समय इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अलग अलग क्लास बनाते हैं, तो इक्विवेलेंस क्लासेस बनते हैं। तो इक्विवेलेंस जो क्लासेस बनते हैं ना, उसको बोलते हैं कोसेंट। इसीलिए इसको Q से डिनोट किया गया है। क्यों किया गया, देखिए अलजेब्रा में Q जो है वो फील्ड ऑफ कोसेंट है इंटीजर्स का। अगर हम अलजेब्रा में बात करें तो Q क्या है, Q जो होता है वो फील्ड ऑफ कोसेंट होता है। यहाँ पर देखिए इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर है, तो कोसेंट बना हुआ है, तो किसका कोसेंट है, इंटीजर का ही तो है। तो आप कहेंगे क्या कि जब आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो कोसेंट जो है इक्विवेलेंस रिलेशन से तो आया है, और अलजेब्रा में Q जो है वो फील्ड है कोसेंट ऑफ इंटीजर्स का। कोसेंट जो होता है एक्चुअली, जो आपका कोसेंट होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन से आता है। अगर आप z क्रॉस z, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर विद कार्टेशियन विद इंटीजर, z क्रॉस z पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया, ठीक है, फिर z क्रॉस z का एक सबसेट लिया गया जिसमें सेकेंड एलिमेंट 0 ना हो। देखिए आप, z क्रॉस z पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया, रिलेशन मतलब समझते हैं ना, z क्रॉस z के सारे सबसेट का कलेक्शन। फिर कह रहा है कि आप जब उस पर रिलेशन डिफाइन कर लीजिए तो उसमें से वो सबसेट चूज करिए जिसका सेकेंड वाला एलिमेंट 0 ना हो, क्योंकि z क्रॉस z का जब भी आप एलिमेंट लेकर के चलेंगे तो आपको ये मालूम है कि उसका जो एलिमेंट होगा वो ऐसे होगा, कुछ इस टाइप का होगा, x, y टाइप का होगा z क्रॉस z का। जब भी आप लिखेंगे तो समथिंग x, y टाइप का होगा, और x और y दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे। क्लियर है इतनी बात। तो हम ये कह रहे हैं कि आप एक काम करिए, एक रिलेशन डिफाइन करिए। कहाँ पे रिलेशन डिफाइन करिए, z क्रॉस z पर, पक्का। और इसका आप सबसेट ले लीजिए, उस सबसेट में आप उन एलिमेंट को रखिएगा, जिसमें बस एक कंडीशन है x 0 हो चल जाएगा,
लेकिन आप इस वाले को जब लिखिएगा ना y को, तो आप y हमेशा और हमेशा नॉन जीरो रखिएगा। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि आप सोचो, जब p अपान क्यू बना रहे हो तो q कहाँ से ले रहे हो? नेचुरल नंबर से। तो जीरो नहीं रखना है, निगेटिव आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आप जेड क्रॉस जेड को लेंगे, यहाँ पर जीरो से केवल हमको समस्या था। तो जब आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं जेड क्रॉस जेड का एक सबसेट ले लेंगे और जिसका सेकेंड एलिमेंट जीरो है, तो उस वहाँ पे एक रिलेशन बनेगा। वो जो आपका रिलेशन बनेगा ना, वहाँ पे आप पार्टीशन कर सकते हैं और उस पार्टीशन से एक इक्विवेलेंस क्लास बनेगा और उस इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग ऐसे ही डिनोट करेंगे जो ऊपर लिखा है Q इक्वल टू, ये पूरा जो डेफिनेशन है, ठीक है। तो चूंकि ये कोसेंट का इक्विवेलेंस क्लास है, तो कोसेंट के वजह से नाम हम लोग यहाँ पर Q ले रहे हैं, ठीक है। यह फिलॉसफी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि Q को Q से क्यों बुलाते हैं, तो आप कहेंगे कि कोसेंट जो है इक्विवेलेंस रिलेशन से आता है। जेड क्रॉस जेड पर एक रिलेशन डिफाइन कर लिया गया, फिर जेड क्रॉस जेड का एक सबसेट ले लिया गया जिसमें सेकेंड एलिमेंट जीरो ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पे उसका पार्टीशन किया गया, पार्टीशन से इक्विवेलेंस बना और उस इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। इसीलिए चूंकि ये कोसेंट का इक्विवेलेंस क्लास है, इसीलिए हम लोग इसको Q से डिनोट करते हैं। क्लियर? Q क्यों काउंटेबल है, इसको आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ देख रहे हैं, हम लिखे हुए हैं वी नेवर राइट 1/-2, मतलब नीचे कभी निगेटिव नंबर नहीं लिखा जाता है। सोचिए कि अगर निगेटिव हो जाता तो क्या दिक्कत हो जाती। आप बताइए कि 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है कि 1 को 2 हिस्सों में तोड़ना है। 1/5 का मतलब क्या है? 1 को 5 हिस्सों में तोड़ना है। 2/5 का मतलब क्या है? 2 को 5 हिस्सों में तोड़ना है, रेशनलाइज करना है। तो मान लो कहीं लिखा हुआ है कि 1/-2, मतलब 1 को -2 हिस्सों में तोड़ना है। क्या मतलब है भाई इसका? -2 हिस्सा कौन सा हिस्सा होता है? तो कोई इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है। इसीलिए कभी भी जब आप रेशनल नंबर को लिखिए ना, तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थहीन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए जो Q को लिया गया है वो नेचुरल नंबर में लिया गया है। क्लियर? बचपन में आपने देखा होगा कि जब हम लोग पढ़ते थे तो लोग कहते थे कि नीचे माइनस मत लिखो, ऊपर कर लो। कहीं ऐसे लिखा रहता था अगर 4/5 टाइप का, जैसे अगर कहीं लिखा होता था 4/-5, तो लोग कहते थे माइनस को नीचे न लिख करके ऊपर कर दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हम लोग माइनस को ऊपर कर देते थे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर आप लोगों को मालूम है क्या होता है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जो नंबर रेशनल नहीं होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर पूरी बात? तो जो रेशनल नहीं होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल कहेंगे। पक्का? इसीलिए इसको Q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर आप लोग जानते हैं, आपके पास रेशनल बन गया, इरेशनल बन गया। तो जब रेशनल इरेशनल बन गया तो दोनों का आप यूनियन ले लीजिए, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? रियल नंबर सिस्टम बन जाएगा। बीएससी सेकेंड ईयर में आप लोगों ने प्रूव भी किया था। अब आपकी रियल लाइन जो है कंप्लीट हो गई, कंप्लीटनेस आपने प्रूव किया था, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग जानते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का आपका जो पूरा जो सेंस है, वो पूरा का पूरा जो मेन आपका सेंस है रियल नंबर का, वो बस यही है कि आप पूरी की पूरी अपनी डिस्कशन जो करेंगे वो एक रियल लाइन पे करेंगे। पूरा का पूरा आपका जो भी डिस्कशन होगा जस्ट एक रियल लाइन पे होगा, यहाँ -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होगा कि एक और रियल लाइन इसी पर आ जाएगी और आपका ये पूरा क्या बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आइसोमॉर्फिक होता है। किसके आइसोमॉर्फिक होता है? R क्रॉस R के, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो है R क्रॉस R के आइसोमॉर्फिक है। तो अब ये जो प्लेन बना इसी को आर्गेंड प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहा जाता है। क्लियर है पूरी बात? तो दिस इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जानते हैं x+i टाइप का नंबर लिया जाता है। x कहाँ से लिया जाता है? रियल से। y कहाँ से लिया जाता है? रियल से। और i तो आयोटा है। क्लियर पूरी बात?
चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पर, यूँ कहा जाए मैथमेटिक्स का फंडामेंटल सेट। आपको लग रहा होगा कि एमएससी में आकर के सर सेट पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब है नहीं, बच्चों वाली बात बताने जा रहे हैं। तो एक्चुअली मेरा पर्पज़ आपको यहाँ पर सेट नहीं पढ़ाना है, मेरा पर्पज़ है मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझाना। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स अपने आप में विषय नहीं है, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज, और जो इसको समझ लिया ना वही इसका मतलब समझ पाएगा अच्छे से। होता क्या कि बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स तो सपोज कर लीजिए कि हम लोग पढ़ते हैं और हल्का फुल्का ऊपर से हम लोगों ने पढ़ लिया, चलो हमको मैथमेटिक्स आ गई, चबा के पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा इस बात को हमने ध्यान नहीं दिया। अगर आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स तो उस लैंग्वेज को समझिए, उस लैंग्वेज में अगर आपके सामने कोई कह देना कुछ तो कह के निकल ना पाए, आप उसको घेरिए, उसको समझिए, अच्छे ढंग से पढ़िए। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लिया कि कोई व्यक्ति आया आपके पास, और एक व्यक्ति है वो इंग्लैंड से आया है और हिंदी खूब सीखा है, खूब पढ़ा है 8-10 साल तक, हाँ हिंदी का लैंग्वेज सीख गया। अब लैंग्वेज तो सीख गया लेकिन उसकी बहुत गहराई में थोड़ी पकड़ होगी। आप गए उसके पीठ पे हाथ रखे, आप बोले अरे यार तुम तो बहुत विभीषण टाइप के हो, या विभीषण लगते हो यार तुम तो। अब उसको क्या लगेगा, लग रहा है कुछ बोल रहा है मुस्कुरा कर। अब वो हिंदी जानता है, आपकी बात समझ भी गया कि आप विभीषण टाइप के हो, लेकिन विभीषण क्या है उसको नहीं मालूम। एक्चुअली जो लैंग्वेज है ना, जो मैथमेटिक्स है ना, बस वैसे ही है, आपके सामने से गुजर जाएगा मैथ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कोई कह के क्या निकला है। अगर सोचो अगर वो समझ जाता कि विभीषण का मतलब क्या होता है तो उनको वहीं पर जो पहले पढ़वाता। सो जब आप मैथमेटिक्स को एक एक लाइन को समझने लगेंगे, उसकी एक एक लैंग्वेज को जानेंगे, वाई फॉर ऑल, वाई देयर एग्जिस्ट, वाई द सेट, वाई द अब्स्ट्रैक्शन, एक एक बात का जब पोस्टमार्टम करेंगे ना, तब आपको ओरिजिनल मैथमेटिक्स समझ में आएगी। तो चलिए सेट के बारे में देखते हैं। कहते हैं कि आप लोग बचपन से भी पढ़ रहे हैं डेफिनेशन को, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ सेट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है ना किसका, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का, और कलेक्शन कैसा होता है, वेल डिफाइंड, किसका, एलिमेंट्स का। हम एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट भी कह दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स का, इसी को सेट कहेंगे। तो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आ रही हैं, वेल डिफाइंड, कलेक्शन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग सेट कहेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको बहुत चीज़ों से मतलब नहीं है, बस ऑब्जेक्ट से मतलब है और वेल डिफाइंड से मतलब है। कलेक्शन तो कोई बना देगा किसी भी चीज़ का, दुनिया का, हर कलेक्शन सेट नहीं होता, ठीक है। तो सेट कब कोई कलेक्शन बनता है अभी आगे आप देखेंगे। आइए अब हम इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं कि सेट कैसे बनेगा। कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए। पहली बात लिखा था वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, बाय द वर्ड वेल डिफाइंड मीन्स वी नीड देयर इज नो एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब जब आप कोई सेट बनाने जा रहे हैं ना, कलेक्शन बनाने जा रहे हैं ना, तो उसमें जब आप एलिमेंट को इकट्ठा करने जा रहे हैं तो इस बात की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी मीन्स विषम प्रतिस्थिति, कोई ऐसा प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, आपसे कहे हम भी सेट में रहना चाहते हैं, तो आप इतना क्लियर हो ना, बाय योर रूल आप तुरंत डिसाइड कर दो तुम रहोगे या नहीं रहोगे, पक्का। तो जो वर्ड वेल डिफाइंड है इसका मतलब है कि देयर इज नो एम्बिग्यूटी, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई विषम प्रतिस्थिति नहीं होना चाहिए, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। क्लियर मीन्स दैट वेल डिफाइंड मीन्स वी आर एबल टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दैट सेट और नॉट। एक टर्म आता है मैथमेटिक्स में प्रिमिटिव, बड़ा ही फेमस टर्म है प्रिमिटिव। होता क्या है प्रिमिटिव, आप लोगों ने कैलकुलस में भी देखा था और अन्य जगह भी देखा था। यहाँ पे उस प्रिमिटिव का मतलब नहीं है,
यहाँ पे हम लोग जो प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं इसका मतलब कुछ अलग है। जैसे जब आप किसी भी बात को डिफाइन करने जाते हैं, वेन एवर वी आर गोइंग टू डिफाइन समथिंग या एनीथिंग, तो हमको होता क्या है ना कि कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप सेट को डिफाइन कर रहे हैं तो आपको कुछ शब्दों की ज़रूरत है। किसी भी जब बात को आप डिफाइन करने जाएंगे ना तो हमेशा कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप डेफिनेशन देते हैं तो होता क्या है, डिफाइन करते समय फिर उसके अंदर कुछ शब्द आ जाते हैं। जैसे अभी आपने सेट को जब डिफाइन किया तो डेफिनेशन देते समय क्या हुआ है, डेफिनेशन देते समय एक नया शब्द आ गया, वेल डिफाइंड, कलेक्शन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऑब्जेक्ट, तो तमाम सारी नई चीज़ें आ गई। अब क्या होगा, फिर से हम लोग जो है वेल डिफाइंड को डिफाइन कर रहे हैं। जब वेल डिफाइंड को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो फिर नया शब्द कुछ आ जाएगा कि भाई एम्बिग्यूटी क्या होता है, रिगार्डिंग क्या होता है। मतलब जब भी हम किसी भी बात को डिफाइन करते हैं तो हमको एक वर्ड का कलेक्शन चाहिए होता है। फिर जो कलेक्शन होता है वर्ड का, उसमें कई सारे शब्द नए नए आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है, फिर आप उसको डिफाइन करने जाएंगे, फिर उसके अंदर 4-5 शब्द आ जाएंगे, इसका क्या मतलब है। तो जब भी आप कोई डेफिनेशन बनाएंगे तो उसके अंदर एक अननोन आएगा, फिर जब बनाएंगे तो फिर कुछ ऐसा बन जाएगा जिसको आप नहीं जानेंगे। तो लगातार आप ऐसे डिफाइन करते रहेंगे। क्लियर? ये जो साइकिल है ना कि कुछ वर्ड आते जाएंगे, दिस साइकिल इज गो ऑन एंड सो ऑन। पक्का? तो इस तरह से चलता रहेगा। होता क्या है इस पूरे साइकिल में, इस पूरी प्रक्रिया में, सर्टेन फीलिंग्स, सर्टेन वर्ड्स, सर्टेन कंसेप्ट विच कैन नॉट बी डिफाइंड बाई अस। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं, बहुत सारे ऐसे सर्टेन कंसेप्ट्स होते हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, छूट जाते हैं, वो हमें नहीं मालूम क्या होता है। उसी डेफिनेशन के अंदर कुछ ऐसे शब्द आते हैं, उन्हीं शब्दों को हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं। तो प्रिमिटिव समझ में आया? कुछ वर्ड ऐसे किसी चीज़ को डिफाइन करने के दौरान साइकिल में आते हैं जो छूट जाते हैं, जिनको डेफिनेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, ऐसे वर्ड को प्रिमिटिव कहते हैं। पक्का? जैसे कलेक्शन, जब आप सेट का डेफिनेशन दिए हैं तो लिखे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो कलेक्शन यहाँ शब्द है ना, कलेक्शन, आज तक कलेक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं बनी है, कोई डिफाइन नहीं कर पाया कलेक्शन का क्या होता है। तो कलेक्शन आपका क्या है, प्रिमिटिव है। जैसे अगर आपसे कोई कहे, अब देखिए हर कलेक्शन सेट नहीं होता है। हमने स्टार्टिंग में अपना एक बात रखा है, जो आपका सेट हो, जो आपका वर्ड है ना सेट, यह मैथमेटाइजेशन है कलेक्शन का। जब किसी कलेक्शन में हम कुछ मैथमेटिक्स, सर्टेन रूल, सर्टेन टूल अप्लाई करके उसको बिल्कुल मैथमेटाइज कर देते हैं ना, तो उसी को सेट कहते हैं। अगर आप कलेक्शन शब्द बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ फलाथिंग, कलेक्शन ऑफ कुछ भी, तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर आप सेट बोल देंगे ना कि दिस इज ए सेट, तो फिर आपके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी और बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि तब आपको एक एक बात बताना पड़ेगा। अगर सेट है तो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, आपके पास क्या कोई प्रॉपर वे है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसको रखेंगे किसको बाहर करेंगे, क्या आपके पास सारे तरीके मौजूद हैं। तो जब हम लोग कलेक्शन को सेट बोलते हैं ना, तो अपना माइंड सेट कर लेना चाहिए कि हमें बहुत ही ताकत के साथ बोलना है, क्या यह होगा या नहीं होगा। पक्का? जैसे अगर हम आपको कुछ एग्जाम्पल दें, आपसे कोई कहे कलेक्शन ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग, अगर आपसे कोई कहे कलेक्शन ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग, अब देखिए बहुत सारे आप किताबों में देखे होंगे, बचपन में लिखा है कलेक्शन ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग फॉर्म्स अ सेट। इतने आसानी से आप कैसे कह दोगे सेट बनेगा? मान लीजिए हमको सेट बनाना है गुड ह्यूमन बीइंग का, हमें कैसे मालूम कौन गुड है कौन नहीं गुड है, हम इसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कौन रहेगा, कौन कितना % गुड है। आप किसको रख रहे हैं, जो 1% गुड है, जो 100% गुड है, जो 99% गुड है, कौन गुड है? तो आप यहाँ पे गुड को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो ना, कौन गुड है, कैसे हम कलेक्शन बनाएंगे? कोई आएगा कहेगा हम रहना चाहते हैं, आप पूछोगे आप गुड हो? नहीं।
तो फिर कितना परसेंट गुड हो, कैसे किसको रखा जाएगा, नहीं कोई रख पाएगा। तो एक कलेक्शन क्या कभी सेट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में समस्या आ रही है। पक्का? तो एक कलेक्शन है गुड ह्यूमन बीइंग का, लेकिन सेट नहीं है। दूसरा देखिए, कलेक्शन ऑफ यूथ पॉलिटिशियन। अब अगर आप यूथ पॉलिटिशियन का कलेक्शन बना रहे हैं तो इस यूथ पॉलिटिशियन में किसको रखा जाए? इन जनरल पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो 60 साल से ऊपर होते हैं उनको भी यूथ बोला जाता है। तो क्या इसमें राहुल गांधी को रखा जाए, मोदी जी को रखा जाए, किसको रखा जाए, कौन यूथ है कौन नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस कलेक्शन में यूथ पॉलिटिशियन में किसको यूथ कहेंगे? पॉलिटिक्स की भाषा में तो यूथ 60 साल से ऊपर का भी होता है। आप पता चला कोई लड़का है 18 साल का, हम यूथ हैं, हम भी रहेंगे इसमें, तो फिर आप कैसे दे पाओगे? तो यहाँ भी प्रॉपर वे नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई कलेक्शन ऑफ रेड एप्पल्स, सारे रेड एप्पल्स का जो कलेक्शन है ना वो सेट बनाता है। आप बचपन में बहुत सारी किताबों में पढ़े, लेकिन कैसे सेट बनाता है? अब आप बड़े हो चुके हैं, एक एक बात पे पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे सेट बनाएगा रेड एप्पल्स का? कौन एप्पल रहेगा इसमें? तो बोलेगा रेड एप्पल रहेगा। हम पूछेंगे भाई कितना रेड, कितना डिग्री रेड होना चाहिए, पूरा रेड कि थोड़ा बहुत रेड? आधा रेड एप्पल है तो नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे समस्या, कितने डिग्री रेड है कैसे तय होगा? आप RGB तो लगाएंगे नहीं। RGB जो होता है सेव का मेजरमेंट करता है कितना रेड है कितना नहीं है, तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो रेड एप्पल्स का कलेक्शन है ये भी सेट नहीं बनाएगा, आपके पास समस्या आ रही है। तो आपने देखा कि कलेक्शन और सेट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है और कितना बड़ा डिफरेंस होता है। हर कलेक्शन सेट क्यों नहीं बनता है? क्योंकि प्रॉपर एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का प्रिंसिपल नहीं बन पा रहा है। फर्दर सेट को डिनोट करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास सेट या कलेक्शन बिल्डर नोटेशन होता है, जिसको सेट बिल्डर नोटेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक रोस्टर भी पढ़ा है जिसमें हर एलिमेंट को कामा कामा से सेपरेट करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। दिस इज द बेस्ट। सो आप जानते हैं ये तो बात बचपन से कि किसी भी सेट को हमेशा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रखते हैं और सेकेंड वाला सच दैट साइन के बाद रूल ऑफ कलेक्शन, किस रूल के तहत हम एक कलेक्शन बना रहे हैं, इस बात को यहाँ पे लिखते हैं। पक्का? अब आप जानते हैं कि अगर ये कोई सेट है, यक्स उसका कोई एक ऑब्जेक्ट है ये में, तो उसको हम लोग लिखते हैं यक्स बिलोंग्स टू ए। जो एलिमेंट होता है इन जनरल स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमने एक रिमार्क लिखा है एम्प्टी सेट। आप लोग जानते हैं एम्प्टी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं या तो इससे या तो फाई से। ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, सोच के आप लोग बताएंगे कल ग्रुप में। एम्प्टी सेट इज वेल डिफाइंड आर नॉट। और आप लोग याद रखेंगे वाई एम्प्टी सेट इज वेल डिफाइंड, इफ नॉट वेल डिफाइंड वाई, इफ नॉट वेल डिफाइंड वाई इट इज सेट, इफ वेल डिफाइंड देन हाउ इट इज वेल डिफाइंड। तो कल आप लोग ये बताएंगे, आप लोगों का एक काम है। नेवी की एक सेट थ्योरी आती है, नेवी सेट थ्योरी आती है हाल्मोस की। आप जब इनकी सेट थ्योरी पढ़ेंगे ना, ये आपको जो है PDF में भी मिल जाएगा, गूगल पे ढूंढेंगे तो। इसकी बहुत बड़ी खासियत क्या है ना, जो नेवी की सेट थ्योरी है इसमें सेट की एक एक बात को, छोटे छोटे बात को तोड़ तोड़ करके लिखा गया है। इसमें एक एक बात को बता दिया गया है कि कैसे मतलब सेट है, कैसे क्या है, क्यों सेट है, मतलब इसकी एक एक लाइन का पोस्टमार्टम इसमें किया गया, बहुत अच्छे से किया गया है। तो आप जरूर इस बुक को डाउनलोड करके कभी न कभी जरूर पढ़िएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा मेरे कहने का मतलब है, हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं, पहली बात इस सेट तो पढ़ा नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स का ओरिजिनल लैंग्वेज। और अभी हमने बताया एग्जाम्पल के द्वारा लैंग्वेज का क्या महत्व होता है। हम आपसे बस ये कहना चाहेंगे, आप जो भी पढ़िए ना, चबा चबा के पढ़िए एक एक लाइन। सो एम्प्टी के बारे में आप लोग सोचेंगे, एम्प्टी सेट। आप एक और ख़ास बात जानते हैं एम्प्टी सेट के बारे में, ये जो आपका फाइल लिया गया ना, या तो आई थिंक डेनिश या फ्रेंच के वावेल का अल्फ़ाबेट है, ये वावेल अल्फ़ाबेट है, डेनिश का या फ्रेंच का, सही याद नहीं आ रहा। आप गूगल पे देखेंगे ना तो इसकी एक पर्टिकुलर आवाज़ निकलती है, इसका एक पर्टिकुलर आवाज़ होता है, गूगल पे कभी सुन सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, फाई के बारे में, एम्प्टी सेट के बारे में। तो आप
को ज़्यादा अगर इसको डिस्कस करना है तो आप इसके बारे में देखेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्जियोम्स का। मैथमेटिक्स में एक्जियोम्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। आप जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि ग्रुप थ्योरी जब पढ़ाया जाता है, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन, इट इज कॉल्ड ग्रुप, इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्जियोम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्जियोम्स? एक्जियोम्स होता क्या है? आप जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो बार बार एक्जियोम्स आएगा। देखिए, हमारे हिसाब से और पुराने समय में जो एक्जियोम्स हैं बड़ी अपने आप में महत्व रखते थे। कोई भी अनप्रूवन ऑब्जर्वेशन, अनप्रूवन ऑब्जर्वेशन कहने में थोड़ा सा जैसे हिचकिचाहट लग रहा है, जैसे कुछ अधूरा सा लग रहा है, कुछ ऐसा है जिसका प्रूफ नहीं है फिर भी मान लिया गया, तो एक्जियोम से मान के हम लोग काम करेंगे तो गलती हो जाएगी। लेकिन जो इसी को अगर हम लोग ऐसे बोले ना, ट्रूथ ऑफ द टाइम, जो समय के साथ हमेशा सत्य हो या जो ऐतिहासिक सत्य हो, तो जो अब अनप्रूवन ऑब्जर्वेशंस हैं या जो ऐतिहासिक सत्य हैं या जो ट्रूथ ऑफ द टाइम है ना, इसी को हम लोग एक्जियोम्स बोलते हैं। पूरी की पूरी हमारी जो सेट थ्योरी है, पूरा का पूरा सेट थ्योरी, वो मात्र 10 एक्जियोम्स के ऊपर बेस्ड है। और इन 10 एक्जियोम्स को हम लोग इन जनरल ZFC से डिनोट करते हैं, ZFC से। क्लियर है पूरी बात? हम एक बार कह रहे हैं और आपसे कि आप जब नेवी की सेट थ्योरी पढ़ेंगे बाय हेल्महोल्ट्ज, तो इसमें सेंटेंस के साथ, वर्ड के साथ, ग्रामर के साथ जितना सेट थ्योरी में डेफिनेशन से खेला गया है ना, सब उसमें लिखा है। सेट का एक्चुअल एक्जियोमेट्रिक अप्रोच है इसमें। तो ZFC आप जानते हैं क्या है कि जो 10 एक्जियोम्स है जिसपे पूरी की पूरी सेट थ्योरी बेस है, उसी को हम लोग ZFC से डिनोट करते हैं। ZFC का फुल फॉर्म होता है जर्मेलो-फ्रैंकेट सेट थ्योरी। तो जर्मेलो-फ्रैंकेट सेट थ्योरी का इसका जो है तात्पर्य है। पक्का? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ एक्जियोम्स को हम लोग डिस्कस करने, जिसकी ज़रूरत अक्सर मैथमेटिक्स में पड़ती है और हम लोग करते जाते हैं, कभी सोचते नहीं हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल शुरू से इस ढंग से इसको नेचुरल नंबर सिस्टम या पूरा नंबर थ्योरी स्टार्ट करेंगे ताकि आप एक एक शब्द का मतलब समझें। तो 2 इम्पॉर्टेंट एक्जियोम्स हमारे पास यहाँ पर हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहला है EOR, एक्जियोम्स ऑफ रेगुलरिटी। ये क्या कहता है? कहता है नो सेट कैन बिलोंग्स टू इटसेल्फ। एक्जियोम्स ऑफ रेगुलरिटी कहता है कि कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं कर सकता है। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली 1 मिनट का टाइम चाहेंगे क्योंकि आई थिंक लैपटॉप की चार्जिंग थोड़ी बंद है। हाँ, तो फिर अब हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। EOR, एक्जियोम्स ऑफ रेगुलरिटी। तो एक्चुअली एक्जियोम्स ऑफ रेगुलरिटी होता क्या है, हम लोग इस बात को यहाँ पे जानना चाहेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है कि कभी लैपटॉप की बैटरी, कभी समथिंग। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्जियोम्स ऑफ रेगुलरिटी अब बता रहे थे। इसमें स्टेटमेंट क्या है? नो सेट कैन बिलोंग्स टू इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद में बिलोंग नहीं कर सकता है, यही रेगुलरिटी है। और पूरे जितने मैथमेटिशियन थे ना उस समय का, यही मांग था, ये दौर था
कि सभी लोग कहते थे कि अगर कोई सेट है तो खुद का मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक, चलिए, फिर बाद में कुछ लोग आए और इस बात पे ऑब्जेक्शन कर दिए, ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, हम लोग जो पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, उसमें हम लोग AOR को ही पढ़ते हैं। आज तक आप जितनी मैथमेटिक्स पढ़े हैं ना, सब में आप यही मान के पढ़े हैं, एक्सियम्स ऑफ रेगुलरिटी को, कि कोई सेट खुद का मेंबर नहीं हो सकता है। तो जैसे अब फिर कुछ लोग आए और अपना तर्क देने लगे, हमेशा ये थोड़ी सही है। पहले इसका तर्क सुनिए, एक्सियम्स ऑफ रेगुलरिटी का। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है और उसी कंटेनर के अंदर आप एक दूसरा कंटेनर रखना चाहते हैं तो आप नहीं रख पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई एक कंटेनर बना दिया, मान लीजिए ये आपका कोई एक कंटेनर है। अब यही सेम कंटेनर क्या इसके अंदर कंटेन करेगा? नहीं करेगा, जब तक उसका साइज इससे छोटा ना हो। पक्का? तो यहाँ से उस समय लोगों ने देखा, प्रैक्टिकली भी ये बात हो रही थी। जैसे मान लीजिए मेरे पास पर्स है, पर्स के अंदर हमारे पास कार्ड रखा हुआ है, हमारे पास उसमें जो है पेपर रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है। तो ये सब के सब एलिमेंट है, इसीलिए उस पर्स में रखे गए हैं। लेकिन क्या मैं अपने इसी पर्स को वापस इसी पर्स के अंदर रख सकता हूँ? नहीं, संभव नहीं है। तो हम अपने पर्स को अपने पॉकेट में रख सकते हैं, तो हमारा पॉकेट तो सेट बन गया और पर्स उसका एक एलिमेंट बन गया, लेकिन उसी पर्स को उसी पर्स में नहीं रख सकते हैं। क्लियर है पूरी बात? तो यहाँ से लोगों ने कहा कि ऐसा है कि एक्सियम्स ऑफ रेगुलरिटी जो चल रही है, रेगुलरिटी के अनुसार आपका ये जो है कोई भी सेट किसी सेट के अंदर, उसी सेट के अंदर कभी भी बिलोंग नहीं कर सकता है। तो कुछ लोग आए, ऑब्जेक्शन कर दिए, आप नहीं रख पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है कोई नहीं रख पाएगा। हो सकता है कोई आए और रख दे। आप तो ये जबरदस्ती का लॉजिक दे रहे हैं कि जो है नहीं रह सकता है, आपकी कमी है, आप नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर आप बोल दे रहे हैं कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें जो ऑब्जेक्शन निकला, उसमें क्या किया गया, जैसे देखिए, अब इस ऑब्जेक्शन में लोग बताएंगे कि कोई अगर सेट है तो सेट का मेंबर कैसे होगा। जैसे मान लिया हमने कोई एक कलेक्शन लिया, और हमने जो कलेक्शन लिया, एक कलेक्शन हमने लिया ऐसे ऑब्जेक्ट्स का, ध्यान से देखिएगा इस सेट कैपिटल एक्स को, कैपिटल एक्स बी अ सेट एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज नॉट अ मोबाइल। ये उन सारे एक्स का कलेक्शन है जो मोबाइल नहीं है। मतलब दुनिया में जितने भी चीज़ हैं सब कुछ इस सेट में आ जाएंगे, सिवाय कौन नहीं आएगा? मोबाइल नहीं आएगा। ठीक है, तो यक्स क्या है? यक्स हमने एक सेट बनाया है खुद से, जिसमें हमने क्या लिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया है सच दैट वो ऑब्जेक्ट मोबाइल ना हो। तो बताइए सेट बनेगा कलेक्शन? क्योंकि वेल डिफाइंड है, कोई भी आएगा आप तय कर देंगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हम जाएंगे रहने, हम मोबाइल थोड़ी है उसमें रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, तो तुरंत आप डिसाइड कर देंगे ना कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसीलिए कलेक्शन क्या है? आपका सेट है, इसमें किसी तरह का कोई एम्बिग्यूटी नहीं है रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। सो एक सेट बन गया। अब देखिए, मैथमेटिक्स में एक एक्सियोम्स है, हर सेट ऑब्जेक्ट होता है, दुनिया का हर सेट ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैथमेटिक्स में कोई सेट बनाया ना तो सेट को हमेशा ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया है। एक्चुअली ये जो बात है, आप पावर सेट सुने होंगे, पावर सेट जो होता है सेट का कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो जब पावर सेट बनाते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट रखते हैं वो भी सेट होता है, क्योंकि उसी के सबसेट का कलेक्शन बनाते हैं ना। इसका मतलब सेट सेट का मेंबर हो सकता है। जैसे जब हम किसी भी सेट का पावर सेट बनाएंगे तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ दैट सेट रखते हैं, तो कलेक्शन में सेट आने लगा। इसीलिए लोगों के माइंड में आया कि ऑब्जेक्ट सेट में होता है और सेट सेट में आ रहा है, इट मीन्स दैट सेट भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो सेट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट होता है। तो क्लियर? पहली बात तो यक्स आपका सेट बन गया, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात, अगर यक्स सेट बन गया तो यक्स ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि हर सेट ऑब्जेक्ट होता है। पक्का? दूसरी बात, ये जो आपका ऑब्जेक्ट बना ना यक्स, कैपिटल एक्स ऑब्जेक्ट बन गया। दूसरी बात, ये जो कैपिटल एक्स है ना, एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? सारे ऑब्जेक्ट का, सिवाय मोबाइल के। पक्का? तो यक्स तो मोबाइल नहीं ना हुआ, एक कलेक्शन है सारे ऑब्जेक्ट का मोबाइल के सिवाय, तो एक कलेक्शन है ना, मोबाइल नहीं ना है। सो एक्स एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरी बात एक्स मोबाइल नहीं है। अब ध्यान से देखिए दोबारा इस सेट को, करा इस सेट में वही आएगा जो ऑब्जेक्ट होगा और जो मोबाइल नहीं होगा।
तो x क्या बन गया, ऑब्जेक्ट है और मोबाइल नहीं है, इसका मतलब ax x में रहेगा पक्का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, x के अंदर बिलोंग कर गया। आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो तर्क को एक बार और बैक करके वीडियो देखिएगा, समझ में पक्का आ जाएगा। तो EOR के अगेंस्ट लोगों ने इस बात को लगा बताने, और फिर जब लोगों में थोड़ी कंफ्यूजन बढ़ी तो लोगों ने कहा ऐसा है कि जो लोग एग्जाम्स ऑफ रेगुलरिटी को नहीं मानते हैं, उन लोगों ने क्या किया, उनका ग्रुप एक अपना जो है नया डेफिनेशन शुरू कर लिया। चलो सेट को हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं, एक को कहा जाएगा ऑर्डिनरी सेट, एक को कहा जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट। ऑर्डिनरी सेट क्या होता है, ऑर्डिनरी सेट उनके लिए था जो EOR को मानते हैं, एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी को। एक्स ऑर्डिनरी तब कहा जाएगा अगर कोई सेट खुद का मेंबर ना हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब कहा जाएगा, कोई सेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब कहा जाएगा जब वो खुद का भी मेंबर हो जाए। ठीक है, तो आप जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या अभी तक पढ़े हैं, आप सिर्फ ऑर्डिनरी के बारे में पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मतलब हम लोग EOR को मानने वाले लोग हैं, EOR के समर्थक हैं, तो हमारी जो पूरी मैथमेटिक्स है एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी पे चलेगी। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर जो है ढूंढ के लिखा हुआ है कि आप जब कभी किसी को बताइए, क्योंकि आप सभी लोग मास्टर डिग्री ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे चल कर के 1 साल 2 साल बाद किसी को जरूर बताएंगे। तो जब भी आप कहीं सेट बनाने की कोशिश करिए तो कभी एडजेक्टिव का प्रयोग मत करिए सेट को डिफाइन करने के लिए, जैसे कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ गुड मैन, कलेक्शन ऑफ गुड पॉलिटिशियन, कलेक्शन ऑफ गुड रिवर। मतलब आप गुड, ब्रिलियंट, रेड, ग्रीन, क्लेवर, होशियार, होनहार, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचिए अपने आप में, क्योंकि ये सेट कभी नहीं बनाएंगे। क्लियर। दूसरा एक्सियोम्स, जिसको कहा जाता है एक्सियोम्स ऑफ चॉइस। फ्रॉम ए सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, आप एक सेट लीजिए। कैसा सेट, उस सेट के अंदर भी सेट्स भरे पड़े हैं, और कैसे सेट भरे पड़े हैं, नॉन एम्प्टी। ठीक है, आपने एक सेट लिया, और कैसा सेट लिया, फ्रॉम ए सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, वी कैन चूज 1 एलिमेंट फ्रॉम ईच। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए, कह रहा है कि फ्रॉम अ सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स वी कैन चूज 1 एलिमेंट फ्रॉम ईच। जैसे मान लीजिए जेड आपने कोई एक सेट लिया, इसमें आपने एक्स वाई 2 सेट रख दिया। एक्स क्या है 1,5 है, वाई क्या है 2,7 है। तो जेड आपने जो सेट लिया है अभी सेट का कलेक्शन ही लिया है। हम ये कह रहे हैं एक्सियोम्स ऑफ चॉइस में कि आप इन सारे सेट के अंदर से आप एक एक एलिमेंट को चूज कर सकते हैं, 1 एलिमेंट फ्रॉम ईच। जेड ये सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स नेमली एक्स एंड वाई। अब हम लोग एक नया टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, पैराडॉक्स। सुना ही होगा, और जो सबसे फेमस आपने जानते हैं, रसेल ने इस बात को दिया था। तो रसेल पैराडॉक्स के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि जब हम फील्ड थ्योरी पढ़ा रहे थे तो क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जो हमने एक नाई वाला एग्जाम्पल दिया था, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, जो नाई सेविंग करता है या उसकी सेविंग करता है जो खुद की सेविंग नहीं करते हैं। तो चलिए देखिए क्या है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कहता है देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स। रसेल पैराडॉक्स उन लोगों के लिए है जो EOR को मानने वाले लोग हैं, EOR के समर्थकों के लिए है। तो कहता क्या है रसेल, देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, सारे सेट का कोई सेट नहीं होता है। जैसे मान लिया कि आपने क्या किया, एक सेट बनाया और आपने कहा कि हमने दुनिया के सारे सेट को इसके अंदर रख दिया। ठीक है, आप सपोज कर लिए आप कोई एक सेट बनाने जा रहे हैं और आपने कहा कि हमने एक सेट बनाया कैपिटल X, और दुनिया में जितने सेट होते हैं सबको हमने इसी के अंदर क्या कर दिया, रख दिया। आप क्या एग्जॉस्ट कर जाओगे, इसमें सारे के सारे सेट्स को हमने रख दिया दुनिया के, कभी संभव हो पाएगा? अब सोचो जरा, अगर आपने दुनिया के सारे सेट को इसके अंदर रख दिया है ना, तो आपका ये जो X क्या बन रहा है, X भी तो एक नया सेट बन रहा है, आप इसको भी इसके अंदर रखिए। अगर आप इसको इसके अंदर रख दिए तो इस सेट का नाम क्या रहना पड़ेगा, Y रखना पड़ेगा। क्यों Y रखना पड़ेगा? क्योंकि आप सोचो इस सेट को इसके अंदर नहीं रख सकते हो X मानते हुए, क्योंकि कोई भी सेट खुद के अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि हम लोग एक्सियोम्स ऑफ रेगुलरिटी के समर्थक हैं। क्लियर पूरी बात? अब देखिए पैराडॉक्स का मतलब होता है यस और नो, दोनों जहां पे चलता हो, जो दोनों बातें हो आपस में उलझा सा।
तो यहाँ पे पैराडॉक्स होता है। जैसे भी हम एक एग्जाम्पल आज मैथमेटिकल एग्जाम्पल के द्वारा आपको दिखाएंगे पैराडॉक्स कैसे बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कोई एक सेट ले लिया और हमने एक जो सेट लिया ना वो कैपिटल एक्स लिया, और ये सेट किसका लिया, आपने जो सेट कैपिटल एक्स लिया वो एक सेट है और ये ऐसा है ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हमने जो ये सेट लिया है ना इसमें लिया क्या है कि ये ऐसे सेट हैं, कैपिटल एक्स कलेक्शन है उन सारे सेट का जो खुद में बिलोंग नहीं करते हैं। पक्का, मतलब ये ऐसा सेट है, इस कैपिटल एक्स में ऐसे सेट का कलेक्शन है जो खुद में बिलोंग नहीं करते हैं। अगर आप AOR के समर्थक हैं तो आप जानते हैं दुनिया का हर सेट ऐसा करता है, कोई सेट खुद में बिलोंग नहीं करता। तो ये जो कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स हो जाएगा पक्का, ड्यू टू AOR, कोई डाउट नहीं। अब देखिए अगर ये पूरा जो कलेक्शन है सपोज कर लिया सेट बन गया, मतलब कैपिटल एक्स क्या बन गया, सेट बन गया, तो जरा देखिए अगर यक्स सेट बन गया तो आप AOR के समर्थक हैं, यक्स खुद का मेंबर हो नहीं सकता, और अगर यक्स खुद का मेंबर नहीं होगा तो सोचिए इस यक्स में कैसे सेट हैं, ऐसे सेट हैं जो खुद में बिलोंग नहीं करते हैं। तो एक्स कह रहा है हम भी एक्स में बिलोंग नहीं करते हैं और यक्स सेट भी है, मतलब ये एक ऐसा सेट है जो खुद में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब यक्स एक्स में रहेगा। फंस गई बात है ना। देखिए बाय रूल ऑफ कलेक्शन फंस गई बात कि यक्स एक्स में आ गया, ये तो हमारे AOR को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दरअसल ये पैराडॉक्स है जहाँ यस नो जैसी सिचुएशन दोनों साइड से बनती है, यस इम्प्लाई नो, नो इम्प्लाई यस, तो इसी को हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे AOR के समर्थक नहीं हैं, नहीं मानते हैं, तो उनके अनुसार एक नया जो है बना मॉडिफाइड रसेल पैराडॉक्स, क्योंकि इनके यहाँ दो सेट चलता है, एक को ऑर्डिनरी कहते हैं, एक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। तो इनका स्टेटमेंट क्या था, चूंकि इनके पास दो चीज़ होता था इसीलिए इन्होंने अपने सेंटेंस के अंदर ही ऑर्डिनरी नाम डाल दिया। देखिए रसेल पैराडॉक्स में लिखा था देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, ये कह रहे हैं देयर इज नो सेट ऑफ ऑर्डिनरी सेट्स, ऑर्डिनरी सेट्स का कोई सेट नहीं होता है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सपोज कर लिया यक्स जो है कलेक्शन है, जैसे हमने पुराना डिस्कस किया था हम वैसे ही करेंगे। सपोज यक्स कोई कलेक्शन है और इसमें ऐसे सेट रखे गए हैं ना कि जो कैसे हों, ऑर्डिनरी हों। ऑर्डिनरी मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे सेट को ऑर्डिनरी कहते हैं जो खुद में बिलोंग ना करता हो। तो यक्स क्या बन गया, कलेक्शन बन गया, किसका कलेक्शन बन गया, सारे ऑर्डिनरी सेट का। पक्का। अब देखिए मान लीजिए कि यक्स आपका सेट बन गया, मतलब आपने जो कलेक्शन लिया आपने सपोज कर लिया WOP विदाउट लॉस ऑफ एनी जेनरिटी, सपोज कर लिया सेट है। अगर यक्स ऑर्डिनरी सेट है दो केस होगा, या तो ऑर्डिनरी होगा या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, पहला सपोजिशन। अगर यह ऑर्डिनरी सेट है तो यक्स यक्स में बिलोंग करेगा। देखिए अगर एक्स ऑर्डिनरी सेट है तो ध्यान से जरा देखिएगा, यक्स एक्स में बिलोंग करेगा, किसके द्वारा, बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट। दिस इम्प्लाइज दैट, ये तो आप कहता है ना कि एक्स एक्स में बिलोंग करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट कहता है, और यहाँ पर यक्स एक्स में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए अगर कोई सेट है एक्स ऑर्डिनरी सेट है तो यक्स क्या है, एक्स कलेक्शन है किसका, ऑर्डिनरी सेट का। तो आपने मान लिया कि यक्स अगर ऑर्डिनरी सेट है, पहला केस लेकर चल रहे हैं, अगर यक्स ऑर्डिनरी केस है, ऑर्डिनरी सेट है, तो आप जानते हैं सारे ऑर्डिनरी सेट किस में है, यक्स में है, तो ये यक्स भी किस में चला आएगा, यक्स में। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का डेफिनेशन हो गया। अब मान के चल रहे हो ऑर्डिनरी बन के आ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका मतलब यक्स एक्स में नहीं होगा। पक्का एक्स एक्स में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको क्या मान के चल रहे हैं, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम हो जा रही है। दूसरी बात, अगर आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान के चलो, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, यक्स एक्स में होगा। पक्का। और अगर एक्स एक्स में होगा तो ये ऑर्डिनरी रह नहीं गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, ऑर्डिनरी है बाय डेफिनेशन ऑफ एक्स। एक्स तो ऑर्डिनरी सेट है ना बाय डेफिनेशन ऑफ एक्स, तो एक्स एक्स में बिलोंग नहीं करेगा।
आप यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, इसको आप एक बार और समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जब x एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के डेफिनेशन से x किसका मेंबर हो जा रहा है, x का, पक्का। अब यहाँ पर जरा देखिए, जब x का मेंबर हो जा रहा है ना तो बाय डेफिनेशन क्या बन जा रहा है, x ऑर्डिनरी सेट है, किसके डेफिनेशन से, इसके डेफिनेशन से। x में वही रहेगा जो कैसा होगा, ऑर्डिनरी होगा। तो x में आ गया तो ये कैसा बन गया, ऑर्डिनरी बन गया इसके डेफिनेशन से, इसीलिए x में आया है। तो अब यहाँ पर देखिए फिर कंट्राडिक्शन हो गया। तो चाहे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर चल रहे हैं, चाहे ऑर्डिनरी, हमेशा क्या हो जा रहा है, पैराडॉक्स आ जा रहा है। तो यस इम्प्लाइज नो, नो इम्प्लाइज एस हो जा रहा है यहाँ पर, यह प्रॉब्लम है। देखिए जो सेट है उसको एक ऑब्जेक्ट माना गया है, ये भी अपने आप में एक एक्जियोम है। एक्जियोम्स, थ्योरम और लेमा, इन तीन चीज़ों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या आप लोगों को मालूम है? आई थिंक आप लोग जानते हैं, एक बार हमने क्लास में भी बताया था एक्जियोम्स, लेमा, थ्योरम्स क्या होते हैं। आप लोग थ्योरम जानते हैं, बेसिकली कहा जाए ना तो थ्योरम्स, एक्जियोम्स, लेमा एक ही चीज़ें होती हैं, बस आर्डर का फ़र्क है। लेमा जो है ना क्विक ऑब्जर्वेशन है, लेमा इज ए क्विक ऑब्जर्वेशन ऑफ विच मे और मे नॉट हैव प्रूफ। कोई बात प्रूफ रख रही है, नहीं रख रही है, उसी का एक क्विक ऑब्जर्वेशन है। व्हेन इट डज नॉट हैव प्रूफ, ठीक है, अगर लेमा के पास प्रूफ नहीं मिला, मतलब है आपका, अगर यूँ मान के चलिए कि आपका क्विक ऑब्जर्वेशन और इसके पास प्रूफ नहीं है तो इसी को एक्जियोम कहेंगे, अदरवाइज ये लेमा ही रहेगा। एक्जियोम्स ट्रूथ ऑफ द टाइम है, वेयर एज लेमा जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, पक्का। तो लेमा, थ्योरम, लेमा से थ्योरम बनता है, थ्योरम से कोरोलरी बनती है ना। अब जरा आप लोग एक चीज़ सोचिएगा खुद से और कल बताइएगा ये भी ग्रुप में, क्या एम्पटी सेट ऑर्डिनरी होगा? ऑर्डिनरी होगा तो क्यों होगा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, पक्का। और इसके बारे में आप खूब अच्छे से ऑब्जर्वेशन करिएगा, फिर बताइएगा कि एम्पटी सेट ऑर्डिनरी होगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने सेट के बारे में सीखा, मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ करके जितना भी क्वेश्चन हो आप पूछिएगा हमसे कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।